अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद पुनः विराजमान हो चुके हैं। हर राम भक्त, हर सनातन धर्मावलंबी इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था। पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गईं, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश के अंदर विकास की जो गति बढ़ी है, अगर उसकी स्पीड आप देखेंगे तो हम सबको बहुत एक नए आत्मविश्वास के साथ भरता है। हम सब जानते हैं यहां पे स्टार्टअप की बात पहले से आई थी। आज पूरे देश के अंदर हम सब देखते हैं कि जो देश के अंदर पहले जिनकी संख्या बामुश्किल सैकड़ों में थी, आज 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप भारत के अंदर है। यही नहीं, भारत के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो भारत 2014 में दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था और ये माना जाता था कि भारत का कोई स्थान नहीं, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तो भारत है ही। प्रति व्यक्ति आय को भी भारत दुगना करने में सफल हुआ है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कार्य हुआ, रेलवे लाइन देश के अंदर इस दौरान जिस रूप में बढ़ाने का कार्य हुआ, वह 22,000 किलोमीटर जो थी वह 10 वर्ष में बढ़कर के 55,198 किलोमीटर की हुई और वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें आज भारत को वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा के रूप में हम सबको मिली है। आज भारत के अंदर सड़कों के निर्माण के रूप में अगर आप देखेंगे, हाईवे आज जिस गति से बढ़ रहे हैं,
जो पहले 60 से 65 किलोमीटर प्रतिदिन की भी जिनकी रफ्तार नहीं थी, आज 130 किलोमीटर पर डे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में इस स्पीड को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और देश के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7 एम्स से बढ़कर के 22 एम्स होना, IIM 13 से बढ़कर के 20 होना, IITs की संख्या 16 से बढ़कर के 23 होना और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 से बढ़कर के 660 होना, यह नए भारत की तस्वीर कह रहा है, जो केवल बोलता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी और यशस्वी नेतृत्व में। अगर हम किसान देश के अंदर गरीब कल्याण की बात देखें, पिछले 10 वर्ष के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। उज्ज्वला योजना में, स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनकर के उन्हें स्वस्थ होने की गारंटी भी दी जाती है और नारी गरिमा की रक्षा भी इसके माध्यम से की जाती है। जनधन अकाउंट में 52 करोड़ से अधिक गरीबों के अकाउंट खुलते हैं। सौभाग्य योजना में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 19 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर, पहली बार गरीब पटरी व्यवसायियों के हित के बारे में किसी सरकार ने कार्य किया है, सोचा है और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज 65 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना का लाभ ले पा रहा है। अटल पेंशन योजना में 6 करोड़, मातृवंदना योजना में लगभग 4 करोड़ और पीएम स्वामित्व योजना में देश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसे मालिकाना अधिकार भूमि का प्राप्त देने की गारंटी, यही मोदी की गारंटी है। और इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष अंत्योदय से एक विकसित अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से ईज ऑफ लिविंग तक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति को देश की समृद्धि के उच्च सोपान तक पहुंचाने के विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना, यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। इस विश्वास के साथ 2024 में जब हम सब 2024 के चुनाव के पूर्व हम जा रहे हैं, तो एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर एकत्र हुआ है, इस अवसर पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। इस विश्वास के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद योगी जी, आपने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब मैं इसी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए हमारे वरिष्ठ नेता तमिलनाडु से, भारत सरकार में राज्य मंत्री आईएनबी के और फिशरीज के और तमिलनाडु
उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। वनफूलपुरा हिंसा के मामले में 3 और वांटेड उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शकील अंसारी, मोकीन सैफी और जियाउर रहमान शामिल हैं। शकील अंसारी कांग्रेस का पार्षद है, मोकीन सैफी यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष है, वहीं जियाउर रहमान का भी राजनीतिक संबंध है। मामले में 9 वांटेड में से 6 उपद्रवी अभी भी फरार चल रहे हैं। इसमें मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा मोहित भी शामिल है। इसके साथ ही पुलिस ने मोहम्मद फैजान को भी गिरफ्तार किया है। फैजान के ऊपर उपद्रवियों को पेट्रोल बम बनाकर देने का आरोप है। फैजान के घर से 4 पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस की जिप्सी को भी आग लगाने वाला शहजाद भी गिरफ्तार हुआ है। एक उपद्रवी से पुलिस जवान से लूटी गई मैगजीन भी बरामद की गई है। शनिवार को वनफूलपुरा हिंसा मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अब तक 58 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। नामजद अभियुक्त थे जिनके कोर्ट से हमने वारंट लिए थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को आज हमने गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामलों में मिला के गिरफ्तार किए हैं। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज हमने गिरफ्तारियाँ की है, इसमें एक अभियुक्त जो है उसके कब्जे से हमने जो PSC की हमारी सरकारी मैगजीन गायब हुई थी पिस्टल की, वो हमने बरामद की है। साथ ही जो मुखानी थाने की जो गाड़ी थी उस पर आग लगाने वाले जो अभियुक्त थे उनके कब्जे से हमने कुछ जिंदा पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं और साथ ही इनमें से जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है जिनके द्वारा पेट्रोल बम बनाए गए और जो उपद्रवी उनको पेट्रोल बम दिए गए। तो अब तक इस मामले में 58 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ कितने लोगों से चल रही है? देखिए, जिस तरीके से एविडेंस आते जा रहे हैं और जो CCTV और उन सब चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं उसके आधार पर जैसे जैसे सत्य आ रहे हैं कुछ लोग हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं और अगर उनके खिलाफ एविडेंस है उनको विवेचना में शामिल कर रहे हैं। अगर वनफूलपुरा कांड में पुलिस के हाथ शनिवार को बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इन 14 उपद्रवियों में 3 ऐसे नाम शामिल हैं जो कि नामजद चल रहे थे और 8 फरवरी से ही लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस ने इनकी कुर्की का नोटिस जारी किया था। इन 3 जो नामजद आरोपी हैं इनमें शकील अंसारी जो कि पार्षद है, उसके अलावा मोकीन सैफी नाम का दूसरा शख्स है जो कि कांग्रेस का स्थानीय नेता है और तीसरा जो नाम है जियाउल रहमान, यह भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। इन तीनों की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक ऐसे शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस कांड में लोगों को पेट्रोल बम बना करके दे रहा था, उपद्रवियों को मदद कर रहा था, पेट्रोल बम बना करके दे रहा था। उसके घर से 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी में आग लगाने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ PSC जवान की मैगजीन लूट कर ले जाने वाले एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर 58 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी हिंसा के बाद फरार चल रहे आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार उनके घरों से संपत्ति को निकालकर कुर्क कर रही है। मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के घर पर दूसरे दिन भी कुर्की की कार्रवाई की गई। मलिक के कई ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है और मलिक के साथ साथ उसके बेटे समेत कुल 9 आरोपी फरार हैं। इनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। हालांकि आज 3 फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब्दुल मलिक के घर से पुलिस ने सामान निकाला। इसके अलावा मलिक के घर के दरवाजे और खिड़कियों को पुलिस ने तोड़ा है और अपने साथ लेकर गए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक अरबों की संपत्ति का मालिक है। अब्दुल मलिक हल्द्वानी में कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ ही ट्रांसपोर्ट और खनन का भी बड़ा कारोबारी है और उसकी अरबों की मिल्कियत पर अब कार्रवाई हो रही है। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है। बाकी 8 आरोपियों की संपत्ति का भी यही हाल होगा। बीजेपी इसके बाद बुलडोजर चलने की बात कर रही है। आरोपियों पर एक्शन हो रहा है तो सोशल मीडिया में हिंसा वाले दिन नैनीताल की DM के रोल को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बाकी 8 आरोपियों के साथ फरार है तो शुक्रवार से हिंसा करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने का अभियान चल रहा है। जो अब्दुल मलिक कल तक मलिक के बगीचे का मालिक था उसे मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार से शुरू हुआ कुर्की का एक्शन शनिवार को भी चलता रहा।
8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की जो है वो लगातार जारी है। और ये लाइन नंबर 8 में ऊपर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं क्लोजली, ये अब्दुल्ला ब्रदर्स का ये पूरा का पूरा घर है और 1949 इसमें लिखा गया है। और इस तरफ आप देखें तो 1950 लिखा गया है, उर्दू में आप ऊपर देख सकते हैं, ये सब कुछ लिखा गया है। और ये पूरी की पूरी एक पुरानी बिल्डिंग है। और इस समय मैं सामने दिखाऊं तो आपको सामान की कुर्की किस तरीके से हो रही है, जो भी सामान इसके अंदर रखा हुआ है वो सब कुछ जो है वो निकाला जा रहा है। जहां अवैध मस्जिद हटी वहां पुलिस का ठिकाना बन गया। अब अब्दुल और उसके साथियों का घर बार कारोबार खत्म करने की तैयारी है ताकि भविष्य में कोई हिंसा फैलाने की भूल कर भी ना करे। मुख्यमंत्री के आदेश पर बीजेपी इस टाइट एक्शन को जरूरी बता रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्रवाई में संयम और बनभूलपुरा में शांति चाहते हैं। जो 9 मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ आज कुर्की वारंट जारी हो गए, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और साथ साथ में डोजर से उनकी संपत्ति को नष्ट और तहस किया जाएगा। ये मैं मुख्यमंत्री का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। संयम बरता जाना चाहिए और जब संयम बरतेंगे तभी हल्द्वानी में बनभूलपुरा एरिया में शांति आएगी। जब शांति आएगी तभी सौहार्द पैदा होगा। हम एक तथ्य को नहीं भूल सकते कि बनभूलपुरा भी हमारा हिस्सा है और हमको साथ साथ रहना है, आगे भी अपने जीवन जो है साथ साथ बढ़ाना है। भगौड़े अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें धरपकड़ में जुटी हुई हैं, तो हिंसा वाले दिन प्रशासन के एक्शन को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #अरेस्ट वंदना सिंह ट्रेंड कर रहा है। कुछ मुस्लिम संगठन इस हिंसा के लिए डीएम वंदना सिंह की गिरफ्तारी चाहते हैं तो कुछ लोग डीएम के समर्थन में भी सामने आए हैं। वहीं एसएसपी नैनीताल और उस वक्त नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की तरफ से देर शाम दिए एक्शन पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। हल्द्वानी में अवैध कब्जे की साफ तस्वीर सामने आई है। मलिक का बगीचा नाम की जिस जगह पर अब्दुल मलिक का अवैध कब्जा था, वहां पर 2018 तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। न्यूज 18 के पास 2 एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज हैं जिससे पता चलता है कि जो जमीन प्रशासन ने पिछले हफ्ते छुड़ाई उस पर पिछले 3-4 सालों में ही अवैध कंस्ट्रक्शन होते गए, जहां पर एक अवैध मदरसा और एक नमाज अदा करने की जगह भी खड़ी कर दी गई। आप खुद इन तीनों तस्वीरों को देखिए जो न्यूज 18 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक तस्वीर 2018 की है और दूसरी तस्वीर 2019 की और तीसरी तस्वीर 2024 की है। यानी कि मलिक का बगीचा, अवैध निर्माण, और साल 2024 की तस्वीर आप देखिए कि बढ़ता रहा निर्माण। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 में वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं था, यह आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। हल्द्वानी हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर सरकार हर तरह से शिकंजा कस रही है। सरकार इन उपद्रवियों के कारोबार चिन्हित कर रही है और फिर उन पर एक्शन लेकर कमर तोड़ने की तैयारी में है। शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है कि कुछ उपद्रवियों का कारोबार खनन से जुड़ा है। इनके डंपर और ट्रक गौला नदी में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में सरकार ने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। जिला खनन समिति के माध्यम से रजिस्ट्रेशंस वगैरह अप्रूव करे जाते हैं माइनिंग के लिए गौला नदी में, तो वन निगम उसमें एक चीज़ का डॉक्यूमेंट लेता है कि जो व्यक्ति वहां ऑपरेट करेंगे उनका कोई आपराधिक इतिहास वगैरह ना हो। तो उसमें जो लोग चिन्हित या नामजद आरोपी हैं उनके लाइसेंसेस हमने सस्पेंड करे हैं अग्रिम आदेशों तक के लिए खनन समिति के माध्यम से। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में फिर बाघ ने हमला कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। हाथीडंगर, सावलदे और ढेला में यह चौथी महिला है जिसे बाघ ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि कला देवी के घर के पास की जंगल में लकड़ी लेने गई थी कि तभी बाघ महिला को खींचता हुआ जंगल के अंदर ले गया। बाघ को बॉडी के पास से हटाने के लिए वन विभाग ने कई राउंड हवाई फायरिंग किए। घटना के बाद से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीण बाघ को गोली मारने को लेकर अड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने डेला रेंजर को बहुत देर तक घेरे रखा। ग्रामीणों में कॉर्बेट के डायरेक्टर को लेकर भी काफी गुस्सा है।
वहीं घटना के बाद न्यूज 18 की टीम भी मौके पर पहुंची है। सर, महिला घर के पास लकड़ी लेने आई थी तो वहाँ पर से टाइगर आया और उनको उठा के ले गया, और जब उन्होंने बचाओ कहा तो हम लोगों ने सुना, हमने भी 2-4 को आवाज़ दी। हमने कहा लगता है कि महिला को टाइगर ले गया, और हम फटाफट भागे। वही टाइगर है जो सांवलदेव में महिला को 3 किलोमीटर अंदर लेके गया, और आज यही घटना हुई है। आज भी वो 3 किलोमीटर अंदर लेके आया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के वन क्षेत्रों के पास जो गांव लगे हुए हैं, वहां पर से बाघों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर ढेला में एक घटना हुई है, चौथी घटना ये लगातार ढेला और सांवलदेव के बीच में है, जहां पर एक और महिला को बाघ ने अपना निवाला बनाया है, उसे घसीट कर जंगल में लाया है 2 किलोमीटर दूर। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अभी तुरंत इस बाघ का समाधान किया जाए, या तो इसको गोली मारी जाए या इसको पकड़ के यहाँ से हटाया जाए। जब तक इस बाघ को यहाँ से नहीं हटाया जाता तब तक वो यहाँ पर बने रहेंगे। इस तरह की स्थितियाँ काफ़ी ग्रामीणों में काफ़ी डर का माहौल भी है, और कॉर्बेट प्रशासन के लिए भी अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन्हें इसको यहाँ से जल्द हटाना होगा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक चल रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल है। आज सुबह अधिवेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, और कल यानी कि 18 फरवरी को पीएम मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर एक पदाधिकारियों को बुकलेट भी बांटी गई, जिसमें पीएम मोदी का संदेश है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव कल अमित शाह रखेंगे। देहरादून से खबर है, यहां पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई है, और सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ। फवारा चौक से बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका है और वहां से खदेड़ने की कोशिश की। इसी दौरान हंगामा हो गया। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस डालनवाला थाने लेकर गई। कांग्रेस के अकाउंट सीज करने के विरोध में महानगर कांग्रेस ने शनिवार को प्रदर्शन किया। देहरादून में इनकम टैक्स ऑफिस के नजदीक कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें पहले ही रोक लिया। महानगर कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हुए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने की तरफ आगे बढ़ रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें उत्तराखंड की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। इस बैठक में कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास, प्रभारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 5 सीटों के लिए 35 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी ठोकी है और स्थानीय समीकरण देखकर ही नाम तय किए जाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।